जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, कल हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 हल करेंगे। इसमें हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 हमने किया था। ये क्लास आपकी डेली 8 बजे होती है। 8 AM सुबह 8 बजे आपकी ये क्लासेज होती है। तो डेली सुबह 8 बजे आप लोग इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पे आ जाया करेंगे। जीके जीएस की डेली क्लासेज यहाँ चलती हैं। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपके सिलेबस के अनुसार डेली यहाँ क्लासेज चलती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन सुबह 8 बजे आ जाया करेगी, जिससे आपको प्रीमियम क्लास देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जरूर आप ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप किसी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें भी आप शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो सीरीज़ के बारे में अपनी राय जरूर दे के जाएँ। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी बता के जाए। अगर आपने इससे पहले 2018 वाला एग्जाम दिया है तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन इस PDF में मिले हैं वो भी बता कर जाएं, क्योंकि ये PDF जो तैयार किया गया बहुत इंपॉर्टेंट PDF है और उन क्वेश्चनों को आधार मानकर ही तैयार किया गया, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखते हैं बिना देरी किए। अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में। आज 21वां क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चनों का PDF है। धीरे धीरे सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इसी चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री पर, और इनसे अगर आपका हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश से ये आरंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा का, चित्रकला की गांधार शैली जो थी इसका सूत्रपात किसने किया था। तो आपको याद रखना है, चित्रकला की जो गांधार शैली थी इसका सूत्रपात महायान श्रेणी के महायान संप्रदाय ने किया था। अच्छा, महायान संप्रदाय क्या था। हीनयान और महायान जो ये दोनों संप्रदाय थे, ये कहा है कि ये जैन धर्म से रिलेटेड थे। आपको याद रखना है, जैन धर्म से रिलेटेड है हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान नहीं, बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और श्वेतांबर दिगंबर वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सॉरी, ये किससे हैं, बौद्ध धर्म से आपको संबंधित है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन जो थी तैयार की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, उस्ताद ईसा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल करने के, जिससे आपके डेली नोटिफिकेशन सुबह 8 बजे पहुंच जाएगा। ये क्लास आपकी सुबह 8 बजे डेली होती है। एसएससी जीडी स्पेशल की ये क्लास है। 25 में से आपका 22 कराने का मेरा टारगेट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो काल्की को। किसे माना जाता है, काल्की को माना जाता है। आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना, बौद्ध धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म के ये संस्थापक। इनका जन्म बहुत पूजा जाता है। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे आप लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है। महापरिनिर्वाण क्या है। महापरिनिर्वाण जो है ये आपका बौद्ध गौतम बुद्ध से रिलेटेड है और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो आपको याद रखना, पंचमहल। पंचमहल का जो निर्माण था ये अकबर ने करवाया था। कहाँ करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्यों बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, आपको याद रखना है बुलंद दरवाज़ा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा के बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोह स्तंभ जो है कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था और चंद्रगुप्त द्वितीय से यहाँ पर चंद्र लिखा है। ठीक है, जो लोह स्तंभ है इस पर क्या लिखा है, चंद्र लिखा है, चंद्र लिखा है। तो इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसे ही यहीं से ये साक्ष्य मिलता है। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें, पिछले वीडियो में भी बताया था, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, आपको याद रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, समुद्रगुप्त जो था इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये एक बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बुक पूछी जाती, कौन सी है? तो सत्यार्थ प्रकाश, ये आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अगली जो बात आपको बताने, ब्रह्म समाज किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में इसकी स्थापना की थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इबादत खाना किसने बनवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने बनवाया था इबादत खाना। इसमें क्या था? इसमें विभिन्न संप्रदायों को लोग आकर चर्चा किया करते, तो इसे इबादत खाना कहते हैं। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ठीक है, ये मजहर की घोषणा एक बार आपके एग्जाम में आया था, मजहर की घोषणा किसने की थी? तो अकबर ने आपके मजहर की घोषणा की थी। ठीक है, और ये धर्म चलाया था, उसको भी अकबर से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो आपको याद रखना है, भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वो रजिया थी, रजिया सुल्तान थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन ये यहाँ तक अब आपके जो एग्जाम में आएगा कि इल्तुतमिश की बेटी थी, ये तो सबको मालूम है, कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन अब एग्जामिनर चेंज करता है। क्वेश्चन एग्जामिनर अब कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में शायद आया था, या इसमें जीडी में नहीं तो एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या गया था कि ऐसा कौन सा सुल्तान था, मतलब ऐसा कौन सा सुल्तान, क्वेश्चन पूछा गया था ये कौन सुल्तान था, ऐसा कौन सा सुल्तान था, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। सुल्तान था जिसके पद पर बैठने, मतलब गद्दी पर बैठने में जनमत संघ ने भाग लिया था। गद्दी पे बैठने पर जनमत संघ ने भाग लिया था। क्वेश्चन आपने समझ लिया, और जनमत संघ ने, ऐसा क्या था, मैं कारण भी आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ था जब रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठ गया था, ये आपका इल्तुतमिश का पुत्र, वो की आपका जानते होंगे क्योंकि वो अयोग्य शासक था, तो बलबन द्वारा उसको बैठाला गया था गद्दी पर, क्योंकि बलबन उस वक्त काफ़ी ताकतवर शासक था और चहलगाने उसमें शामिल था, चहलगाने दल में शामिल था। तो रजिया सुल्तान को उसका विरोध किया, क्योंकि रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री थी और उसको शासक घोषित किया था, लेकिन लोगों ने मतलब कहा कि शासिका ये नहीं बन सकती। तो रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण कर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसे? लाल वस्त्र धारण करके रजिया सुल्तान ने क्या किया था? रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके जनता से अपने पद की भीख मांगी थी। तो ये क्वेश्चन, और उसमें जनमत संघ ने भाग भी लिया था, तो तभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी शासिका सुल्तान था? शासिका नहीं, क्योंकि शासिका पूछेगा क्वेश्चन तो सब समझ जाएंगे, यही एकमात्र शासिका रे। क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके पद पर बैठने पर, गद्दी पर बैठने पर जनमत संघ ने भाग लिया था? तो आपको याद रखना रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन अब पुराने वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, उनका पैटर्न चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन वही है, आपको बस समझना है। ठीक है, तो इस क्लास को आप डेली लीजिए, 8 बजे डेली ये क्लास होती है। यहाँ से आपको बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस मिलेंगे जो आपके एग्जाम को 110% क्लियर करवाएंगे। अगर आपका 25 में से 22 प्लस का टारगेट है तो डेली क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा, एसएससी जीडी की गारंटी है, आपको 22 नहीं तो 20 प्लस मिलेंगे। और अगर जीएस में आपके 20 प्लस होते हैं तो एक अच्छे स्कोर में आप गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कह रहा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था। इसने दो युद्ध लड़े थे। आंग्ल मैसूर जो युद्ध था, ये तृतीय वाला इसने लड़ा था, और आपका चतुर्थ वाला इसने लड़ा था। तृतीय वाला और चतुर्थ वाला इसने लड़ा था। दो इसके पिता हैदर अली ने लड़े थे, ये भी बात याद रखना। टीपू सुल्तान के बारे में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने विदेशों में अपने दूतावास खोले थे? ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूतावास, विदेशों में दूतावास किसने खोले? तो आपको याद रखना है विदेशों में दूतावास टीपू सुल्तान ने खोले थे। ये बात आपको याद रखना, दूतावास इसने खोले थे टीपू सुल्तान ने, ये बात आपको याद रखना। मैसूर का शासक था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन डेली 8 बजे इस क्लास को आप लोग मिल जाया करेंगे। डेली 8 बजे आपकी ये क्लासेस होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपने इस वीडियो के बारे में राय जरूर लेके जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? देखिए, अगर आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा, अगर कोई अच्छे लेवल की किताब पढ़ी होगी आपने, तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो आपका
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। कब? 712 ईस्वी में, ठीक है। 712, ये 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी आक्रमण हुआ था। जो सिंध पर राजा दाहिर का शासक था, आपको याद रखना है, सिंध पर किसका? राजा दाहिर का अरब आक्रमण ही था। आपको ये बात याद रखनी है। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। अगर आपने अच्छे से किताब को पढ़ा होगा, किसी भी अच्छे लेवल की किताब, तो आपको मालूम होगा किसे? उबैदुल्लाह दुल्लाह के नेतृत्व में ये आपका युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में ये आपका युद्ध हुआ था। लेकिन क्या हुआ? सिंध पर दाहिर का शासक था, उसने उबैदुल्लाह को पराजित कर दिया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद फिर से 711 ईस्वी में एक और बार आक्रमण हुआ सिंध के राजा दाहिर पर, लेकिन उसको भी पराजित कर दिया। लेकिन फिर बाद में उस वक्त अरब में ये मोहम्मद बिन जो कासिम था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता था। इसलिए फिर जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये बात आपको याद नहीं है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो किसी किताब में आप लोग जरूर इसको पढ़िए, क्योंकि ये आपके एग्जाम का जो लेवल है इस वक्त आप लोग जानते हो, ओनली 22,000 के आसपास आपके पद आए हैं, तो क्वेश्चन को आपको टफ जरूर बनाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 712 ईस्वी में फिर ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये सफल आक्रमण था। अभी तक जो मुस्लिम 2 आक्रमण हुए वो असफल आक्रमण हुए थे, लेकिन ये जो 712 ईस्वी वाला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ये आपका सफल आक्रमण था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका सफल आक्रमण था। चलिए, मोहम्मद बिन, और इसके बाद ही दिल्ली, फिर उसके बाद ही मुस्लिम साम्राज्य भारत में आकर रहने लगा। लेकिन फिर मोहम्मद गोरी जब आया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, अभी तक जो था चंद्रगुप्त मौर्य से पहले आपने मौर्य साम्राज्य से पहले देखे होंगे, सबसे पहले सिंधुगाड़ी सभ्यता, उसकी कोई फिर लुप्त हो गई। फिर वैदिक काल आया। वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो छोटी छोटी जो बस्तियां थी, छोटी छोटी बस्तियां थी, ये अपनी भूमि के लिए लड़ने लगी, विवाद होने लगा और बड़े बड़े ये राज्यों में बदल गए। जब भूमि को लेकर विवाद होने लगा, फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कई अवंती, मगध, कई बड़े बड़े क्षेत्र, कई 16 जनपदों का क्षेत्र बन गया था। धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे जनपद भी बड़ी बड़ी जनपद हो गए, ये जमींदारों के रूप में आने लगा। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद पहला वंश मौर्य साम्राज्य ही माना जाता है। तो प्रथम जो भारतीय साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य था। और इसमें जो सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? कौटिल्य ने निभाई थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाधि के कारण नलदेड़ गुरु द्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है? तो यार राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह की उपाधि के गुरु गोविंद सिंह की जो पवित्र स्थल है उसके कारण क्या कहा जाता है? इस समाधि को कारण नंदेड़ गुरु का द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के एक महानतम शासक के रूप में माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए, खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विख्यात सोम मंदिर किसने नष्ट करवाया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, सुल्तान महमूद इसका नाम भी आता है, जिसे आप लोग महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? महमूद गजनवी के नाम से, नवी के नाम से, महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं आप लोग, ठीक है। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, सबसे ज़्यादा सोमनाथ मंदिर को लूटा था। क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन और चेंज कर दिया। कहेगा कि जब सुल्तान महमूद शाह ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में आएगा तो अच्छे लोग इसमें चकरा जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, जब सोमनाथ मंदिर नष्ट हो गया था तो भीम ने इसे बनवाया था, ठीक है। सोलंकी वंश का शासक था, भीम ने इसको बनाया, भीम प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। भीम प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था सुल्तान महमूद के नष्ट होने के बाद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ये बात आपको याद रखनी, सबसे पुराना स्मारक माना जाता है। अगर कह दे इससे भी पुराना कौन सी, भारत की सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे, पर जिसमें पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। कहा है कि पाषाण काल के चित्र मिलते हैं, तो आपको याद रखना है पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। कहाँ है? भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। भाई साहब कहाँ है भीमबेटका की गुफाएं? तो आपको याद रखना है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपकी एमपी में है। तो एमपी में जब है और पाषाण काल की बनी है तो इसमें काहे के चित्र होंगे? तो आपको याद रखना, जब पाषाण काल में मानव क्या करता था भाई साहब? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था। तो जाहिर सी बात है, जब शिकार करता था तो जितने
जितने भी गुफा में चित्रण होंगे वो काहे के होंगे, वो शिकार पर होंगे। किसी चित्र में मनुष्य हिरन के पीछे या किसी भी वस्तु के किसी भी जानवर के पीछे हथियार लिए दौड़ता है, किसी में हथियार से मार गिराया होता है। तो शिकार के ज़्यादातर यहाँ पर चित्रण मिले। सबसे भारत की सबसे प्राचीनतम अगर देखा जाए तो भीमबेटका गुफा, जिसमें पाषाण काल के शैल चित्रण देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि एक बात आपको याद नहीं, जब पाषाण काल आप देखेंगे तो देखेंगे ग्रामीण सभ्यता थी, लोग पशुपालन किया करते थे, पशुपालन उनका पेशा था, पशुपालन किया करते थे। जब आप पाषाण काल देखेंगे, उसके बाद आप जब सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आप वैदिक काल देखेंगे, क्या देखेंगे? वैदिक काल। तो वैदिक काल में भी आप क्या देखेंगे? वैदिक काल में जब आर्य आए, उनका प्रथम पेशा क्या था? प्रथम पेशा उनका भी पशुपालन था। पशुपालन उनका प्रथम पेशा था, द्वितीय पेशा उनका कृषि था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब सिंधु घाटी सभ्यता बीच में नगरीकृत सभ्यता थी? सोचने लायक बात है। देखिए, जब आप अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठेंगे या आपको अच्छे से आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि ऐसा क्या हुआ जब पाषाण काल में भी मानव क्या था? पशुपालन करता था। वैदिक काल में भी मानव पशुपालन करता था। लेकिन इससे बीच में एक आई सिंधु सभ्यता, जिसमें मानव क्या हो गया था? नगरीकृत सभ्यता हो गई थी। मानव ने व्यापार करना शुरू कर दिया था। मानव कृषि पर बहुत कम आधारित था, कृषि से ज़्यादा वो बचा लेता था, उसका व्यापार किया करता था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपको याद रखना है, पाषाण काल जो सभ्यता थी वो तांबा का इसमें निर्माण हुआ था। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी और तांबा इसके द्वारा बनाया गया था। आपको याद रखना है, तांबा। लेकिन ऐसा क्या हुआ? तो सिंधु घाटी में सबसे क्रांतिकारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की घटना थी, तांबे में इन्होंने क्या मिला दिया? टिन मिला दिया, जो ये अफगानिस्तान से आयात करते थे, और इन दोनों से मिलाकर इन्होंने कांसा बना लिया था। कांसा इसलिए कांसे से आप कहेंगे कांसे ही क्यों? कांसे से इसलिए परिवर्तन आया क्योंकि ये ज़्यादातर कांसा माना जाता है, क्योंकि कांसा तांबे से ज़्यादा कठोर था और ये खेती करने में आसानी से चलता था। जैसे हल बनाए जाते थे कांसे से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जुताई में मदद करता था। लेकिन जब तांबा ये आपका मुलायम होता तो जल्दी टूट जाता था। पाषाण काल में आपने देखा सबसे पहली मानव ने तांबा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना, सबसे पहले तांबे को इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तांबे को इन्होंने अपने प्रयोग में लिया था। उसके बाद टिन मिलाकर कांसा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता था, तांबे और टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। कांस्य युगीन सभ्यता, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ लेगा। एक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता का जरूर पूछा जाएगा। और पशुपति नाथ की मुद्दे जो है, पशुपतिनाथ की ये लोग पूजा किया करते थे। ठीक है, यहाँ से कोई भी मंदिर के अस्तित्व नहीं आए हैं, ये बात भी आप लोग याद रखने हैं। ठीक है, किसी भी स्थल के आपके जो है किसी भी कहने के मंदिर क्या किसी भी धार्मिक स्थल के यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले। ये बात मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी धार्मिक साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले धार्मिक स्थल के। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है ये किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक काहे से संबंधित है? तो त्रिपिटक की बात करेंगे, बौद्ध धर्म से आपका ये संबंधित है। काहे से संबंधित है? बौद्ध धर्म से ये आपका संबंधित है। कितने त्रिपिटक हैं? 3 पिटक हैं, जिसमें सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन सा आपका आता है? ये कहा जाता है सुप्त पिटक, एक आप आ जाता है विनय पिटक, आपको याद रखना विनय पिटक। ये एक आपका आ जाता है अभिधम्म पिटक। क्या आ जाता है? अभिधम्म पिटक। ये बातें आपको याद रखना, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म में ये बौद्ध धर्म का पिटक है। ये बात आपको याद रखना। त्रिपिटक क्या संबंधित बौद्ध धर्म से है। क्लियर है? सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे, जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम के रिलेटेड है बताए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अगला, कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ाई कब हुई थी? हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई, अगर आप इतिहास को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा पानीपत की 1761 में लड़ाई हुई होगी, ये तो सबको मालूम है। लेकिन क्या इसका परिणाम रहा? तो आपको याद रखना है, अगर पानीपत की लड़ाई ना हुई होती, अगर हुई भी, अगर मराठा जीत जाते तो अंग्रेज भारत में कभी शासन नहीं करते। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि पानीपत की जब लड़ाई हुई उसके बाद मराठा हार गए और मराठाओं की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। उसके बाद ये तो कन्फर्म हो गया था कि मराठा गद्दी पर नहीं बैठेंगे, भले अब्दाली बैठे, लेकिन अब्दाली भी गद्दी पर नहीं बैठा। और क्या हुआ? पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। 1761 में जब अगर ये युद्ध ना हुआ होता तो मराठा की पूरे भारत पर शासन करते और अंग्रेज हमारे भारत में बिल्कुल कभी नहीं आते। ठीक है, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये निर्णायक, कहीं ना कहीं ये निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई। ये बात आपको याद रखना है। तो कभी कभी आप देखते हैं जैसे बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? जब आपने देखा तो पूरे निर्णायक पूरे बंगाल पर किस अंग्रेजों का शासक हो गया। जहां देखेंगे आपने 3 तरफ, उधर आलम शाह द्वितीय लड़ रहा था और
कासिम शाह लड़ रहा था और शुजाउद्दौला लड़ रहे थे। तीन तीन शासक उधर, अंग्रेजों की सेना बक्सर के युद्ध में और इलाहाबाद की संधि हुई। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जहां निर्णायक युद्ध हुए वहां अंग्रेजों को ज़्यादा अपनी सफलता मिली और इसीलिए यहाँ पर पानीपत का यह तीसरी युद्ध हुआ। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें आपकी पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, द्वितीय लड़ाई हुई, तृतीय लड़ाई हुई। ये बात आपको याद रखनी है। प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो रणभूमि में मारा गया। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद आपका फिर से बाबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। ये बात आपको याद रखनी है 1556 में। ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया। कह रहा मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई से पड़ी थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी, 1526 में हुई थी। ऐसा हुआ था, इब्राहिम लोदी के चचा जो थे, ये अफगान शासक थे इब्राहिम लोदी, तो चचा जो थे इनके बंगाल में शासन कर रहे थे। तो उनका मानना था कि इब्राहिम लोदी इनको अपने सत्ता नहीं दे रहा था। अगर आपने इतिहास पढ़ी होगी तो इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए गद्दी से क्या हुआ, बाबर को आमंत्रित किया। कैसे बाबर को आमंत्रित किया? जब बाबर को भाई साहब आमंत्रित किया इन्होंने तो ऐसा सोचा कि बाबर आएगा, बाबर अपना धन वगैरह ले जाएगा और हमें सत्ता मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, बाबर उस वक्त काबुल का शासक, काबुल पर शासन कर रहा था, लेकिन वहाँ पर उसकी तंगाई पड़ रही थी क्योंकि उसकी सेना बहुत विशाल थी और वो खर्चा उठा नहीं पा रही थी। तो इन्होंने जब इसको आमंत्रित किया भारत में जब बाबर आया, उनके चचा जो थे इब्राहिम लोदी के, उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन बाबर ने भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हराया। फिर वहाँ से गया ही नहीं, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। तो कहीं ना कहीं अगर इतिहास आप पढ़े होंगे तो आपको एक कारण पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़्यादा चर्चा करते हुए ना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल की वंश की स्थापना अभी हमने देखा 1526 में। पूरी कहानी आपको बताई 1526 में हुई थी। तो ये थे आज के 20 टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगे चैट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। डेली 8 बजे ये क्लासेज आपके इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स ऑफलाइन कमेंट में, अभी वीडियो के बाद ऑफलाइन कमेंट में अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाएं। 20 के 20 से क्वेश्चन कैसे लगे, ये सीरीज आपको कैसी लगी? 100 से 100 प्लस क्वेश्चनों की ये सीरीज है। धीरे धीरे 20 क्वेश्चन करके आपके एग्जाम से रिलेटेड ये पूरी सीरीज आपको मिलती रहेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।